हाँ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, देन न्यूटन सेकेंड लॉ, देन इम्पल्स, अब न्यूटन थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ देखते हैं हम न्यूटन का। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ एफ नेट इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, दो पॉसिबिलिटी है, या तो रेस्ट पर या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा कि जो एफ है वो एफ की वैल्यू हमें मिलेगी। ये तो क्या था, एफ इज इक्वल टू 0 हो तब की बात है, लेकिन एफ 0 ना हो तो उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो उसकी वैल्यू मिलेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। तो वो हमारा सेकेंड। ओके, अब थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, अभी दो लेते हैं, कितने भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो कितने भी हो सकते हैं, बाद में हम ज्यादा भी लेंगे, अभी के लिए हम दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सो सपोज ऑब्जेक्ट है मेरा एक ये और ऑब्जेक्ट है मेरा ये बी। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, अगर ये हम ए तो अभी 9th का है, इसमें नया कुछ नहीं है। सो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन में नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में लगाता तो मोशन हो जाती। ओके, जैसे कि ये वॉल है, तो मैं वॉल पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, अभी क्या नेट फोर्स 0 है क्या? मैं ये देखो अभी लगा रहा हूं, तुम्हें ऐसा मत समझना कि सर खड़े है, मैं फोर्स लगा रहा हूं। ओके, अभी नेट फोर्स 0 है या नहीं? मेरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से, आंसर दो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो। मैं क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आंसर देना, थर्ड लॉ नहीं मांग रहा हूं मैं बोल रहा हूं अभी मेरा नेट फोर्स 0 है क्या? 0 है। 0 नहीं, मैं तो रेस्ट पे हूँ। हाँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो वो तो वॉल भी रेस्ट पे है। सही बात है, नहीं ज्यादा नहीं लगाती, वो तो थर्ड लॉ है, वो वहां आएंगे। लेकिन अभी एफ नेट तो 0 था। क्यों एफ नेट 0 था, कैसे पता चला? ना यूनिफॉर्म मोशन है और रेस्ट है, मतलब रेस्ट है, दोनों कंडीशन वही है। मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स यहाँ से मिल रहा है। अगर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ, वॉल ने मुझे ज्यादा फोर्स लगा दिया, मतलब मैं ऐसे गया और ज्यादा फोर्स लगा, तो मैं पीछे आ जाऊंगा। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो नहीं हुई वैसे। ओके, तो वैसे वो वापस आ जाएगी। या फिर मैं ऐसे हल्क वर्क टाइप हूँ और ऐसे जाऊंगा, ऐसे करके तोड़ के चला जाऊंगा आगे। ओके, तो क्या हुआ, तब नेट फोर्स 0 नहीं है, लेकिन अभी वो मूवमेंट नहीं कर रही है, मतलब नेट फोर्स 0। वही केस, इसको मैं ऊपर से खींच रहा हूँ, वो नीचे से खींच रहा हूँ, तो नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं कर रही है। अगर ऊपर वाला ज्यादा होता और नीचे वाला कम होता तो ऊपर चला, टग ऑफ वॉर तुम्हारी वही। ओके, चलो यहां पर अब बात करेंगे कि जितना फोर्स एक साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरी साइड से भी लग रहा है। तुम रेस्ट पे हो तो भी, और तुम मूविंग हो तो भी। मूविंग हो तो भी का मीनिंग क्या है, अभी हम समझेंगे मूविंग हो तो भी का मीनिंग क्या है। ऐसा नहीं कि फिर मूविंग हो तो भी सेम फोर्स लगेगा, तो फिर नेट फोर्स 0 कहां से हुआ? मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया तो मोशन कैसे होगी? मोशन तो कब होती है, जब अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। मतलब तुम लगाते हो 10 न्यूटन, इस साइड से सपोज 8 न्यूटन लग रहा है या 14 न्यूटन लग रहा है, तो 12 न्यूटन 14 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से 10 लग रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और यहाँ पर 5 न्यूटन है और यहाँ पर 10 न्यूटन, तो मोशन उस डायरेक्शन में होगी। ओके, जहां पर नेट फोर्स की डायरेक्शन हो। देखते हैं, चलो। द सेकंड लॉ रिलेट्स द एक्सटर्नल फोर्स on a body to its acceleration, वो हमें पता है। What is the origin of the external force on the body, कि ये बॉडी के ऊपर फोर्स आया कहां से? सेकेंड लॉ ने तो हमें क्या दिया कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा और से उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वो सब ठीक है। फोर्स आया कहां से? फोर्स कहां से आया? हमने बोला फोर्स लगाएंगे तो ऐसा होगा। फोर्स आया कहां से, उसका ओरिजिन क्या है, तो वो अब देखेंगे। What agency provide the external force, ऐसी कौन सी एजेंसी है जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करती है और प्रोवाइड करती है? The simple answer is Newtonian mechanics is that the external force on a body always arises due to some other body. मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा आ जाएगा ड्यू टू सम अदर बॉडी, मतलब दूसरी बॉडी ऑलरेडी फोर्स अप्लाइड कर ही रही है। मतलब कि अगर मैं वॉल के ऊपर फोर्स लगाऊं तो वॉल ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर फोर्स लगा ही देगी। मैं लिविंग हूं तो उसको लिविंग होने की जरूरत नहीं है, वो नॉन लिविंग होगी तो भी लगा देगी। मैं ग्राउंड पे चल रहा हूं तो मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगी। हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये अर्थ है और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ओके, तो हमारा वेट फोर्स नीचे लग रहा है
तो हम नीचे तो घुस नहीं जाते। ओके, क्यों नीचे नहीं घुस जाते? क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ओके, सॉइल का नॉर्मल फोर्स उतना ही अमाउंट में लग रहा है जितना नीचे लग रहा है वेट फोर्स। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े थे हम, ओके, पानी वाला, कि भाई कोई चीज कब तैरती है तो जितना वेट फोर्स नीचे लग रहा है उतना ब्यूयॉन्सी फोर्स ऊपर लगता था। ओके, और अगर उतना ना लगे तो डूब जाएगा, जैसे कि पत्थर डूब जाता है, लेकिन वुड तैरता है। डन। ओके, तो वैसा ही केस है यहाँ पर। चलो, हाँ, कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडी, कंसिडर तो किया था, हाँ, कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडी ए एंड बी। बी गिव्स राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, मतलब बी ऑटोमेटिकली फोर्स क्रिएट कर देगा ए पर। कब? ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, जब ए क्रिएट करेगा तभी करेगा। ऐसा नहीं कि बस बी क्रिएट ही कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, जब बी के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा एट दैट मोमेंट। ऐसा नहीं एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है ये, ऐसा मत समझना कि किसी ने एक्शन किया और उसके रिएक्शन में दूसरा फोर्स आया, नहीं, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब उसी पॉइंट पे हो रहा है। तो मैं जैसे कि बोर्ड के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन की वजह से ये लिख पा रहे हैं हम। ओके, तो क्या पहले से ये बोर्ड फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, जैसे ही मैंने टच किया फ्रिक्शन प्रोवाइड हो गया। जैसे ही मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है, लिख नहीं रहा हूं तो फ्रिक्शन चला गया। लाइक दैट, एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली आएगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, जो हम 9th में पढ़े थे, तो हमें कभी कभी स्कूल टीचर ऐसे समझा देते हैं कि इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, मतलब जितनी एक्शन होगी उतने ही अमाउंट का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। वैसा नहीं है ये, जितनी एक्शन होगी एट दैट टाइम रिएक्शन होती है। एट दैट टाइम मतलब वही एग्जांपल क्या, कि मैंने तुम्हें जितनी जोर से चाटा मारा तो दूसरा भी तुम्हें उतनी ही जोर से चाटा मारेगा। ये एग्जांपल एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि ये तो एक्शन और रिएक्शन हो गया। तो इसका ट्रू एग्जांपल क्या होगा? जितनी जोर से चाटा मारा ना, तो चाटा ये हाथ जो है वो गाल पे लग रहा है, तो जो मार खा रहा है उसको तो लग ही रहा है, लेकिन जो मार रहा है उसको भी थोड़ा फोर्स आ रहा है उसके गाल से। समझ में आया? समझ में आया? जो मार खा रहा है उसको तो लग ही रहा है, क्योंकि यहां से फोर्स लग रहा है, लेकिन जो मारता है उसको भी तो लगता है। 100 सुनार की एक लोहार की। ओके, तो जो मार नहीं रहा है उसको भी लगेगा तो सही, सबको फोर्स तो लगेगा ही। हाँ, जहां से ज्यादा फोर्स है, जिस डायरेक्शन से, वहां से उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इक्वल तो है नहीं वहां उस केस में, यहां पर तो इक्वल है फोर्स। ओके, तो देखते हैं। चलो, अ नेचुरल क्वेश्चन इज, डज ए इन टर्न गिव राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी? इन टर्न मतलब रिवर्स में। इन सम एग्जांपल्स द आंसर सीम्स क्लियर। If you press a coiled spring, the spring is compressed by the force of your hand. The compressed spring in turn exerts a force on your hand and you can feel it. Simple है क्या? स्प्रिंग है, बड़ी वाली स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को तुम ऐसे प्रेस कर रहे हो, ऐसे प्रेस करके रखा हुआ है, पकड़े रहो थोड़ी देर तक। अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें क्या दर्द लगने लगेगा, दर्द लगने लगेगा। तो ये दर्द कहाँ से आया भाई? कोई बंदा तो है नहीं तुम्हें दर्द देने वाला, नहीं, तुम ये स्प्रिंग को फोर्स दे रहे हो ना। कौन सा फोर्स से? कंप्रेस, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन फोर्स, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। सो कंप्रेसिव फोर्स, तो वो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी हमारे ऊपर। ओके, जैसे कि मैंने ऐसे मुक्का मारा वॉल पर, तो मैंने तो वॉल पे मारा, तो मुझे क्यों लग रहा है भाई? मैं मार रहा हूं तो वॉल को लगना चाहिए, नहीं, वॉल भी मार रही है इसलिए मुझे लग रहा है। समझ में आया? ओके, तो उस सेंस में हाँ, सो स्प्रिंग का एग्जांपल कि उतना ही फोर्स, भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा याद रखना, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। फोर्सेस क्या होंगे? ऑलवेज इन पेयर, पेयर में ही होंगे, मतलब दो ही होंगे, कपल में ही होंगे, ऐसा बोलो। डन। फिर हम बोले कि सर हम वॉक कर रहे हैं तो एक ही तो फोर्स है, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सर हम खड़े हैं, वेट फोर्स सिर्फ नीचे लग रहा है, नहीं, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, सिर्फ नीचे होता तो हम तो घुस जाते नीचे। डन। ओके, तो ये याद रखना, क्योंकि बहुत ट्रिकी है। हम सोचेंगे कि एक ही फोर्स तो हो सकता है कि यहाँ पर ये बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया और हमें दिख भी रहा है कि सिर्फ 10 न्यूटन है और कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअल सेंस में बॉडी भी लगा रही है उसके ऊपर फोर्स, वो हमें पता नहीं चलता। सेम वे, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, ये अर्थ है, नहीं, अच्छा ठीक है, ये तुम हो और ये अर्थ है, ऐसा समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ह्यूमन बीइंग व्हाटएवर है ऑब्जेक्ट और ये अर्थ है। तो
अर्थ तो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, करेक्ट है। तो क्या नहीं एटमॉस्फेयर में है, अच्छा वो कल वाला एस्ट्रोनॉट नहीं है, हाँ तो ये अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। क्या ये ऑब्जेक्ट ये अर्थ के ऊपर भी फोर्स लगाएगा क्या? मतलब अर्थ तो खींच रही है हमें, क्या हम भी अर्थ को खींच रहे हैं क्या? वो पूछ रहा हूं। हम मैंने बोला हमेशा फोर्सेस पैर में होंगे, तो ग्रेविटेशनल भी तो एक फोर्स है, तो अर्थ हमें खींच रही है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो क्या हम भी खींच रहे हैं अर्थ को? तो आती क्यों नहीं है? इक्वल फोर्स लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के उसके ऑपोजिट फोर्स, उसे नाम हम कोई भी दे देंगे, नॉर्मल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा। इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इसलिए नहीं आ रही, करेक्ट है। ओके, तो हम भी लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, जैसे हमने कल भी समझा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है कि कोई जैसे कि वहां पर कोई भी प्लेनेट नहीं था, कल वाला न्यूमेरिकल कोई भी प्लेनेट था नहीं, मतलब कोई भी स्टार नहीं था, कोई भी प्लेनेट नहीं था, तो स्पेसशिप के बाहर कोई एस्ट्रोनॉट चला गया तो उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा नहीं है। लेकिन ये स्पेसशिप इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और ये बंदा वो स्पेसशिप के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसके लिए हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज लगाते तो है लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो, दी अर्थ आ गया, लो वही आया। What if the bodies are not in contact? मतलब हमने तो समझ लिया कि बॉडी, हमारा हाथ और स्प्रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट में ना हो तो बॉडी, जैसे कि यही केस ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, ओके प्लेन उड़ रहा है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, प्लेन भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ओके बट उसका मास अर्थ की कंपेयर में बहुत कम है, दैट्स व्हाई हम उसको क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन लगेगा जरूर। So the earth pulls a stone downwards due to the gravity. Does this stone exert a force on the earth? The answer is not obvious since we hardly see. Answer is not obvious since we hardly see the effect of the stone on the earth. हमें तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो कोई फोर्स है ही नहीं, और होगा तो भी ऐसा समझो कि 1 लाख न्यूटन फोर्स लगा रही है अर्थ स्टोन पे, और स्टोन अर्थ पे लगा रहा है 0.1 न्यूटन, तो कहाँ 1 लाख न्यूटन और कहाँ 0.1 न्यूटन, तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। ओके चलो, we do not notice it since the earth is very massive and the effect of a small force on its motion is negligible. ओके, तो वही चीज हम समझ रहे हैं। आगे देखते हैं हम थर्ड लॉ में, अभी थर्ड लॉ का सेंटेंस नहीं आया है, अभी हम समझ रहे हैं थर्ड लॉ का सेंटेंस और थर्ड लॉ का फॉर्मूला अभी आएगा। ओके, सो thus according to the Newtonian mechanics, force नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, मतलब कभी भी फोर्स सिंगल होगा नहीं, हमेशा ड्यूअल होंगे, 2 फोर्स होंगे, पैर में होंगे, भले ही चाहे दिखे या ना दिखे लेकिन होंगे पैर में। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बॉडी, फोर्स इज ऑलवेज ऑकर इन पैर, ये देखो ऑलवेज वर्ड, ये देखो नेवर वर्ड, यहां से भी एमसीक्यू आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं कि ऑलवेज मतलब फोर्सेस आर ऑलवेज इन पैर, फिर दूसरा फोर्सेस आर इन पैर बट नॉट ऑलवेज, और फिर तीसरा कुछ भी बना दे कि फोर्सेस आर नेवर इन पैर, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पैर, फोर्सेस आर इन पैर, फोर्सेस आर नेवर इन पैर, और लास्ट नन ऑफ द अबव, तो समझ में नहीं आएगा तो नन ऑफ द अबव। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ये एक सेंटेंस में से निकाल देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट्स व्हाई वर्ड टू वर्ड रीड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वर्ड टू वर्ड रीड करना भी, बुक तो इतनी छोटी सी है नहीं, तो क्या स्किप करना है और क्या रीड करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। जनरली जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई क्या हुआ था, ये हुआ वो हुआ, और फिर वो ब्लू कलर के बॉक्स में गिवन है एंड ऑल, वो सब तो पढ़ना ही नहीं है। ओके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा होता तो केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर में कैसे हम भाग रहे थे, ये सब तुम पढ़ लेना, मैंने बोला था ना। ओके, तो वो तुम पढ़ो, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अंडरस्टूड? ओके,
चलो, तो ये भी याद रखना, ऑलवेज, नेवर, सब कुछ। फर्दर द म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, कि भाई ये जो दो फोर्सेस होंगे हमेशा इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट होंगे। This idea was expressed by the Newton in the form of the third law of motion, और यही आइडिया को न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ बना दिया है। तो ये है उसका सेंटेंस। टू एवरी एक्शन, देखा, इसीलिए जैसे हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, लेकिन डिटेल में समझे ना अभी। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो डे टू डे लाइफ का सेंटेंस लग रहा है कि एक्शन होगी तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगी, लेकिन मैकेनिक्स है ये। फोर्स जो लगेगा वो उसी टाइम पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। वही एग्जांपल इंपल्स वाला, बॉल आ रहा था, जो फोर्स से बॉल आ रहा था उसी फोर्स से मैंने मार दिया उसको। ओके, इंपल्स क्रिएट हो गया। फोर्स इज सेम, मतलब जैसे वेलोसिटी हमने चेंज नहीं की थी, तो सेम, मास भी सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। ओके, हाँ चलो। सो न्यूटन्स वर्डिंग ऑफ द थर्ड लॉ इज सो क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल दैट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। यस, बहुत ज्यादा पार्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। फॉर द सेम रीजन परहैप्स मिसकंसेप्शंस अबाउट द थर्ड लॉ अबाउंड। लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है। ये मिसकंसेप्शन हम ना पढ़े, इसलिए अब हम नीचे के सही कंसेप्ट देखेंगे। Let us note some important points about the third law, particularly in regard to the usage of the terms action and reaction. तो सिर्फ इतना बोल के हट जाएंगे हम, भाई एक्शन एंड रिएक्शन, तो जैसे वो हम 9th में पढ़े थे, ये बोल के हट गए, लेकिन डिटेल में ये हमारे एक्शन एंड रिएक्शन का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। ओके, चलो। फर्स्ट, The term action and reaction in the third law mean nothing else but force। मतलब एक्शन और रिएक्शन की बात करें, मतलब वो क्या है, फोर्स की बात चल रही है कि भाई जो एक्शन वाला फोर्स होगा रिएक्शन में भी फोर्स ही होगा। Using different terms for the same physical concept can sometimes be confusing। अलग अलग, मतलब देखो यहाँ ऊपर में कहीं पे फोर्स वर्ड ही नहीं है, लेकिन कहने का मीनिंग फोर्स ही है। ओके, तो इसलिए कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन होता है, वो बोल रहे हैं। A simple and clear way of stating the third law is as follow। तो उससे भी थोड़ा और डिटेल्ड, जहां से मिसकंसेप्शन ना हो, वैसा स्टेटमेंट ये रहा। फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, वो तो है ही, ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाय बी इज इक्वल, मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी एंड फोर्स इन बॉडी बी बाय ए, वो दोनों इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो तुम माइनस यहां लगा दो या यहां लगा दो, तुम्हारी मर्जी। ओके, so forces are always occur in pair. Force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A. Simple. Second, the terms action and reaction in the third law may give a wrong impression that action comes before the reaction. ये मिसकंसेप्शन है क्या, एक्शन पहले होगी, लॉ ऑफ कर्मा लेंगे, पहले एक्शन, जैसी एक्शन वैसे रिएक्शन, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन वहां पे नहीं करनी भरनी। ओके, यहाँ पर क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है और फिर रिटर्न में कुछ रिएक्शन हो रहा है, वैसा नहीं है, उसी टाइम पे हो रहा है रिएक्शन, उसी टाइम पर। ओके, मतलब मैं पेन घिस रहा हूं तो उसी टाइम पे यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि पहले मैं पेन घिसूंगा और थोड़े टाइम के बाद मुझे इंप्रेशन मिलेगी कि मैंने पहले ये लिखा था। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वही चीज बता रहे हैं, एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट, वैसा नहीं है। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। द फोर्स ऑन ए बाय बी एंड द फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द, यहाँ पे बोल्ड, ये याद रखना, सेम इंस्टेंट और से साइमल्टेनियसली, वो वर्ड यूज करना। ओके, सो ये तो पहला था हमारा। दूसरा क्या था कि देयर इज नो सच थिंग लाइक एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, एट द सेम टाइम, मैं सिर्फ इतना ही लिख लेता हूँ और से साइमल्टेनियसली लिख लेता हूँ, और चलो एट द सेम टाइम लिखता हूँ, जो भी लिखना हो सेम टाइम पर लगेगा। अंडरस्टूड? ओके, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन लगा फिर उसका रिएक्शन आया, वैसा नहीं है। हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन द सेम बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई एक ही बॉडी पे एक्शन और एक ही बॉडी पे रिएक्शन नहीं लगता। जैसे कि चाटा मारा, तो जिसने चाटा खाया वो और मारा वो अलग अलग है। मेरे जैसा नहीं, मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ।
ओके अदरवाइज मारने वाला और खाने वाला दोनों अलग अलग होंगे, मतलब दो बॉडी होगी, एक बॉडी पे दोनों नहीं लग सकते। ओके सो वही चीज बता रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। मतलब देखो ये ए बी है तो ये बी ही होगा, ये ए बी नहीं हो सकता। ओके नॉट ऑन द सेम बॉडी, कंसीडर अ पेयर ऑफ बॉडीज ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। तो ये लिख दिया है जो हमने लिखा हुआ है वही, फोर्सेज ऑन ए एंड बी ऑन ए। Thus, if we are considering the motion of one body, only one of the two forces is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that the net force is zero. फिर से क्या बोल रहे हैं? If we are considering the motion of any one body, मतलब कोई एक बॉडी की मोशन की बात कर रहे हैं, सपोज ए के मोशन की बात कर रहे हैं, only one of the two forces is relevant, मतलब सिर्फ एक ही फोर्स रिलेवेंट होगा। ओके कि ए मोशन ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो ए पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से उसी के रिलेवेंट होगा। इट इज एन एरर टू एड अप द टू फोर्सेस एंड क्लेम दैट द नेट फोर्स इज जीरो। तो मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थर्ड में कि भाई एफ ए बी और ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एफ बी ए इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा नहीं लिख सकते। ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते कि कोई तुमने एक लिख दिया फिर उसमें ऐड अप कर दिया दूसरा और फिर बोल दिया जीरो, इट्स नॉट देयर, इट इज एन एरर। डन। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ये एफ ए बी कुछ लगा एफ बी ए कुछ लगा, नहीं, एफ ए बी लगा उसी टाइम पर एफ बी ए लग रहा है। ओके तो उसको हम ऐड अप कर सकते नहीं है। मतलब कि कोई एक बॉडी चल रही है, सपोज ये बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो बॉडी ए बी पर जो फोर्स लगा रहा है बी भी ए पर फोर्स लगा रहा है। डन। तो मोशन होगी तो दोनों की होगी, उनको हम सम अप करके जीरो कर सकते नहीं है, वो चीज बता रहे हैं। और तुम यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट और है क्या, डिफरेंट बॉडीज। तो वैसे शॉर्ट में तुम्हें याद रखने के लिए एक एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं। However, if you are considering the system of two bodies as a whole, FAB and FBA are internal forces of the system. They add up to give a null force. मतलब क्या बोल रहे हैं? ये तो कौन सा केस था जो मैंने बोला इट इज एन एरर, अलग अलग केस था। मतलब एक A है और एक B है, इसकी बात है। तो उस केस में तुम ऐसे एड अप करके जीरो नहीं कर सकते। लेकिन कभी ऐसा होगा कि जीरो होगा। कब ऐसा होगा? कोई ऐसी सिस्टम है, ओके मतलब वही कल वाला केस, बस में बैठे हुए हो, ओके तुम दोनों फ्रेंड हो, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स इसने, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दूसरे ने पहले के ऊपर लगाया, ओके वहां पे एड अप होके टोटल सिस्टम का फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के, ये जो हमारी बस चल रही है उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। ओके वो तो जो अपनी मोशन है वो कर ही रही है, ये लोग अंदर अंदर मोशन मतलब अंदर अंदर एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनका प्लस करके हम जीरो कर सकते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं। अब फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो समझ में आएगा। However, if you are considering the system of two bodies, ये पूरी की पूरी सिस्टम है दो बॉडीज की एज अ होल, मतलब पूरी अलग नहीं, यहाँ पे अलग अलग है, ये सिस्टम ए अलग है और ये सिस्टम बी अलग है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, लेकिन अब एक ही सिस्टम में दोनों पार्टिकल हैं। सो इन दैट केस FAB and FBA are internal forces of the system. They add up to give a null force. अब वो लोग एड अप हो जाएंगे और null force क्रिएट करेंगे। null मतलब जीरो, ओके null वेक्टर याद है ना? Internal forces in a body or a system of particle thus cancel away. बस भाई जा। कहाँ गया? ये रहा, नहीं तो ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। यस, they add up to give a null force. Internal forces in a body or a system of particles thus cancel away in pairs. मतलब pairs में होंगे सिस्टम के अंदर तो जीरो हो जाएंगे। This is an important fact that enables the second law to be applicable to a body or a system of particle. मतलब ये particularly हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जहां पर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं।
तब एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगेंगे, तब वो डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। ठंडी ठंडी बस नहीं अभी लगेगी तो हम कर लेंगे, वैसे नहीं लगेगी। किसको गर्मी लगी? वो आज थोड़ी हीटअप हो गई है। हाँ बोलो हिमांशु। क्या हुआ बोलो, गर्मी लग रही है? हैं? नहीं ऐसा कुछ है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आज तक हम वैसे मेजोरिटी बॉयज मेजोरिटी में पढ़ रहे हैं, तो अभी गर्ल्स मेजोरिटी में, उसमें क्या है। वैसे देखा जाए तो फिर मैं भी ऐसा फील करूँ क्या? हाँ, करते हो। चाल लेता मैं। हाँ चलो, ये खत्म हुआ।